द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 42। पॉइंट नंबर 42 में बताया हुआ है कि जो मीडियल और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो कहाँ से अराइज करते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी और यूरेकस से। अब एल इसके एंड में आ रहा है और एल ही अम्बिलिकल आर्टरी के एंड में आता है, तो जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट से आती है और जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो यूरेकस में आता है। अब जो डक्टस विनोसिस होता है ना, अब ये सारे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि डक्टस विनोसिस ने लिगामेंटम विनोजम बनाना है। अब ये सब स्ट्रक्चर जो है वो लिगामेंट्स बनाते हैं। जो डक्टस विनोसिस होता है वो लिगामेंटम विनोजम बनाता है और जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टीरीज बनता है, राइट अम्बिलिकल वेन ऑब्लिटरेट कर जाती है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाती हैं और जो यूरेकस होता है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। डक्टस विनोसिस जो था वो लिगामेंटम विनोजम बना रहा था, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनाता है। जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लिगामेंटम टीरीज बनाती है और जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑब्लिटरेट कर जाती है, इसलिए उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। अम्बिलिकल आर्टरीज मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट देती हैं और जो यूरेकस होता है वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट देता है। कौन सा लिगामेंट होता है जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से बनता है। अब वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का निमोनिक दिया हुआ है कि जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम होती है ना वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाएगी। VF से याद रख लें कि जो वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम होती है वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाती है और जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम होती है वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और स्प्लीनो रीनल लिगामेंट बनाती है। अभी सब चीज़ें लिगामेंट्स बन रहे हैं। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनता है VF और DGS से डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम होती है वो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट या फिर स्प्लीनो रीनल लिगामेंट बनाती है। सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड फोर्थ फेरिंजियल पाउच से डिराइव्ड होता है और जो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड था वो थर्ड फेरिंजियल पाउच से डिराइव्ड हो रहा था। एनुलर पेंक्रियाज में क्या होता है कि जो आपका वेंट्रल बर्ड होता है वो रोटेट नहीं करता है, जिसकी वजह से एनुलर पेंक्रियाज बन जाती हैं। एनुलर पेंक्रियाज रिप्रेजेंट करती हैं कि जो वेंट्रल बर्ड है वो रोटेट नहीं किया है। जब पेंक्रियाज की डेवलपमेंट होती है तो उसमें एक वेंट्रल बर्ड होता है, जो वेंट्रल बर्ड रोटेट नहीं करता है तो एनुलर पेंक्रियाज बन जाती हैं। रेथकीज पाउच डेवलप होता है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। रेथकीज पाउच होता है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से डेवलप्ड होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे हम एडिनो हाइपोफिसिस पे कहते हैं। ये रेथकीज पाउच से डेवलप होता है या फिर आउट पाउचिंग होती है स्टोमोडियम की। और हमने पढ़ा था कि जो रेथकीज पाउच होता है वो स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से डेवलप होता है। रेथकीज पाउच होता है ना एक्टोडर्मल डेरिवेटिव होता है प्रिमिटिव माउथ कैविटी स्टोमोडियम का। रेथकीज पाउच है वो एक्टोडर्मल डेरिवेटिव है प्रिमिटिव माउथ कैविटी स्टोमोडियम का। रेथकीज पाउच डेवलप होता है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। रेथकीज पाउच होता है डेवलप होता है आउट पाउचिंग होती है स्टोमोडियम से या फिर प्रिमिटिव ऑरल कैविटी से। ये एक्टोडर्म का डेरिवेटिव होता है रेथकीज पाउच और रेथकीज पाउच हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एडिनो हाइपोफिसिस बनाता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रेथकीज पाउच से डेवलप होता है या फिर आउट पाउचिंग ऑफ द स्टोमोडियम से। रेथकीज पाउच खुद डेवलप होता है, एक्टोडर्मल डेरिवेटिव होता है प्रिमिटिव माउथ कैविटी स्टोमोडियम का। रेथकीज पाउच डेवलप होता है स्टोमोडियम से और जो रेथकीज पाउच डेवलप हो रहा है वो आउट पाउचिंग ऑफ द स्टोमोडियम होती है या फिर स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से डेवलप होता है। और जो स्टोमोडियम होती है ना वो बेसिकली प्रिमिटिव ऑरल कैविटी होती है। जो स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट होती है ना उससे आपका रेथकीज पाउच बनता है और फिर रेथकीज पाउच आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डायनकैफ्लॉन से डेवलप होता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डायनकैफ्लॉन से डेवलप होता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो रेथकीज पाउच से डेवलप होता है और रेथकीज पाउच खुद आ रहा है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। के बाद जो ओसाइट होता है वो प्रोफेज की सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर होता है। हमने पढ़ा था कि ओवुलेशन के टाइम पे जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो जो ओवुलेशन के बाद जो ओसाइट होगा ना वो प्रोफेज होता है सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर होगा और वो सेकेंडरी ओसाइट होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा तक जाता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू जाता है। जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना उनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली आर्टरीज के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है बट अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। सेकेंडरी ओवम अपनी सेकंड म्योसिस कंप्लीट करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। अब जो प्राइमरी ओसाइट था ना हमने पढ़ा था कि वो मैच्योर होता है ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन से पहले जो होता है प्राइमरी ओसाइट ही होता है और वो डिप्लोटिंग स्टेज होता है प्रोफेज के अंदर अरेस्ट रहता है। अपनी फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेता है ओवुलेशन के टाइम पे और ओवुलेशन के टाइम पे हमारा फिर सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है। फिर सेकेंडरी ओसाइट जो होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है और जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है ना वो आपकी ओवुलेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। जो प्राइमरी ओसाइट की फर्स्ट म्योटिक डिवीजन थी वो ओवुलेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। और ओवुलेशन के टाइम पे एक तो सेकेंडरी ओसाइट होता है और जो प्रोफेज ऑफ द सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर ओसाइट प्रेजेंट होता है। जो ग्रैनुलोजल सेल्स होते हैं वो कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। जो कोरोना रेडिएटा होता है ये सेलुलर लेयर होती है
प्राइमरी ओसाइट के अराउंड। कोरोना रेडिएटा, इसको क्यूमुलस ओफोरस भी कह सकते हैं। सेलुलर लेयर जो प्राइमरी ओसाइट के इर्द गिर्द होती है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और ग्रैनुलोजा सेल्स जो होते हैं वो कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। जीसी से याद रख लें, ग्रैनुलोजा सेल जो होते हैं वो कोरोना रेडिएटा बनाते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम 11 वीक के ऊपर करते हैं, और इसमें 2% चांस होता है कि मिसकैरेज हो जाएगा। और जो एमनियोसेंटेसिस होती है वो हम 15 वीक के ऊपर करते हैं, और जो कॉर्डर सेंटेसिस होती है वो हम 20th वीक के ऊपर करते हैं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो होती है वो 11 वीक के ऊपर करते हैं, उसमें 2% चांस होता है मिसकैरेज का। एमनियोसेंटेसिस हम 15 वीक्स के ऊपर करते हैं, और इसमें 1% चांस होता है मिसकैरेज का। और जो कॉर्डर सेंटेसिस होती है वो हम 20th वीक के ऊपर करते हैं, और उसमें 2 से 5% चांस होता है मिसकैरेज का। फीटा की डायग्नोसिस के लिए एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जो पिन्ना होता है ईयर का वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। बेसिकली जो कार्टिलेजेस होते हैं ना वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, और जो स्किन होती है वो एक्टोडर्म से डिराइव होती है। तो जो पिन्ना होगा ईयर का वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद जब आपके विलाय के अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं तो उसको हम टर्शरी विलस कहते हैं। जब विलाय के अंदर 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद जब ब्लड वेसल्स बन जाएंगी, ब्लड वेसल्स बनना शो करता है कि आपका वो टर्शरी विलस बन गया है। अब एक न्यू बॉर्न था, उसको कंजेनिटल एनोमली है, उसके टफ्ट ऑफ हेयर हमें नजर आ रहे हैं, डिंपल नजर आ रहे हैं सैक्रल सेगमेंट के अंदर। तो डायग्नोसिस क्या होगी? स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर एक तो डिंपल होता है, एक्सटर्नली कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा होता है, बस टफ्ट ऑफ हेयर होते हैं और डिंपल होता है। ओवा एंटर करता है किस स्टेट के अंदर? इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द सेकंड मियोसिस। ठीक है, ओवा जो होता है हमारी डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज के अंदर रेस्ट रहता है सेकंड मियोसिस में एंटर होने से पहले। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रम से हमने पढ़े थे कि 2 लिगामेंट्स डिराइव्ड होते हैं, एक होता है गैस्ट्रोस्प्लिनोइड लिगामेंट और एक होता है स्प्लिनोरीनल लिगामेंट। तो जो स्प्लिनोरीनल लिगामेंट होता है वो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रम से डिराइव्ड होता है, और वेंट्रल मीजोगैस्ट्रम से फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डिराइव्ड हो रहा था। उसके बाद आता है डक्टस आर्टीरियोसिस, जो होता है ना वो हमने पढ़ा था लिगामेंटम आर्टीरियोजम बन जाता है। ठीक है, डक्टस की जगह लिगामेंट आ जाएगा तो लिगामेंटम आर्टीरियोजम बन जाता है। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इन्फेंट्स की अडल्ट्स की इक्वल हो जाती है 1 वीक की एज के ऊपर ही। जब इन्फेंट 1 वीक की एज का होता है ना तो उसकी जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो अडल्ट्स की इक्वल हो जाती है। टर्शियरी विलस के अंदर फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं टर्शियरी विलस के अंदर। अब एक 2 साल की बच्ची थी, उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, जब से वो पैदा हुई है ना उसको कॉन्स्टिपेशन है, साथ उसको नोजिया और वॉमिटिंग भी है। जब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की तो उसका एब्डोमेन डिस्टेंड हुआ हुआ है, डिस्टेंडेड बाउल लूप्स हैं, पॉसिटी है एयर की इन रेक्टम। ठीक है, रेक्टल बायोप्सी के ऊपर हमें गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट नजर आ रहे हैं। तो जो ये गैंग्लियन सेल्स को सप्लाई करता है S2 से लेकर S4, S2 से लेकर S4 इन गैंग्लियन सेल्स को सप्लाई करता है, और गैंग्लियंस नहीं है, एब्सेंट है इस तरह की बेबी में। फीमेल है 28 वीक जेस्टेशन के ऊपर उसको पोलीहाइड्रामिनोज डेवलप हो गया तो इसमें रिस्क होता है ड्यूडेनल एट्रेजिया का। पोलीहाइड्रामिनोज वाले पेशेंट्स के अंदर मदर में रिस्क होता है कि जो बच्चा होगा उसको ड्यूडेनल एट्रेजिया हो जाएगा। माइक्रोटिया जो होता है ना फर्स्ट ब्रेकियल आर्च के डिफेक्ट की वजह से डेवलप होता है, क्योंकि हमारी जो फेशियल बोन्स होती हैं वो फर्स्ट ब्रेकियल आर्च से बनती हैं। तो जब माइक्रोटिया हो जाता है जब फर्स्ट ब्रेकियल आर्च का डिफेक्ट होगा। विलस को सराउंड किया हुआ है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट ने, दैट इज प्राइमरी विलस। प्राइमरी विलस में विलस होता है और विलस को साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट ने सराउंड किया हुआ होता है। रेक्टल सेप्टम जो होता है वो रेक्टम को और यूरोजेनिटल साइनस को सेपरेट करता है। यूरो रेक्टल सेप्टम नाम से बता रहे हैं, रेक्टम को सेपरेट करेगा और यूरोजेनिटल साइनस को सेपरेट करता है यूरो रेक्टल सेप्टम। स्ट्रक्चर जब आउटर से इनर जाते हैं तो विलाय के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होते हैं बाहर की तरफ, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट आते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है जो मेसेनकाइमल टिश्यू होगा, और फिर एंडोथेलियम आ जाता है आपकी ब्लड वेसल्स का। तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू का, एंड देन एंडोथेलियम। अब पेशेंट है उसकी ओपनिंग है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल था उसके एंटीरियर वॉल के अंदर ओपनिंग है और वहां से एक पस वाला डिस्चार्ज आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? सेकंड फ्रिंजल क्लेफ्ट के अंदर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सेकंड फ्रिंजल क्लेफ्ट के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल है उसके एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर या एंटीरियर वॉल के ऊपर जो है वो एक डिस्चार्जिंग साइनस बना हुआ है जिससे जो है वो पस आ रहा है। तो इसमें सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट का, ठीक है, सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट जो होता है उसकी एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ है। 3rd में दिया हुआ है, अब अगला एमसीक्यू दिया हुआ है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक फर्स्ट अपेयर होती है 3rd वीक के अंदर। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है ना वो 3rd वीक के अंदर आती है। 3rd वीक के अंदर जब आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एनोडर्म बन जाती है तो प्रिमिटिव स्ट्रीक भी तब आती है। अब यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट में 1st वीक के अंदर सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की। 2nd वीक के अंदर 2 लेयर्स बन जाती हैं जिसे हम बाइलैमिनर डिस्क कहते हैं, एक एपिब्लास्ट बन जाती है, एक हाइपोब्लास्ट बन जाती है। 3rd वीक के अंदर जो एपिब्लास्ट होती है ना वो इन्वेजिनेट करती है और प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाती है, फिर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती हैं। 3rd वीक के अंदर 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। 4th वीक के अंदर आपके चारों लिम्स बन जाते हैं। 5th वीक के अंदर आपकी हार्ट की गट की रोटेशन होती है और 5th वीक जब एंड होता है ना तो कार्डिक एक्टिविटी डेफिनेटिव हार्ट बन जाता है और उसकी एक्टिविटी भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। 6th वीक के अंदर में कार्डिक एक्टिविटी ट्रांसवेजाइनल स्कैन से विजिबल हो जाती है। 7th वीक के अंदर जो फीटल कार्डिक एक्टिविटी होती है वो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से भी पता चल जाती है। 7th वीक के अंदर ना ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन से भी फीटल हार्ट एक्टिविटी मिल जाती है। और जो 10th वीक होता है उसके अंदर जेनेटेलिया कंफर्म हो जाती है, मतलब आप 10th वीक के अंदर जेंडर कंफर्म कर सकते हो। न्यूनेट है वो मेकोनियम पास नहीं कर पा रही है और साथ उसको मेकोनियम उसके विजाइना के अंदर है, तो दैट इज इम्परफेक्ट एनस विद रेक्टो विजाइनल फिस्टूला। ठीक है, इम्परफेक्ट एनस है, साथ इसमें रेक्टो विजाइनल फिस्टूला है जिसकी वजह से वो मेकोनियम को पास नहीं कर पा रही है और
जो है वो वजाना के अंदर मिकोनियम प्रेजेंट है। इम्परफोनेट एनएस है जिसकी वजह से मिकोनियम पास नहीं हो रहा है। और रेक्टो वजानल फिस्टूला कि रेक्टम और वजाना के दरमियान में फिस्टूला बन गया, इसलिए जो सारा जो मिकोनियम था वो आपके वजाना के अंदर आ गया उस न्यूबॉर्न के। उसके बाद यहाँ पे हाइपोस्पार्डियास के अंदर यूरोजेनिटल फोल्ड्स की एब्नॉर्मलिटी होती है। हाइपोस्पार्डियास क्रिप्टोऑर्गाइडिज्म और इंग्वानल हर्निया के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें जो यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। जो एपिस्पार्डियास होता है ना वो एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होता है और इसमें जेनिटल टुबर्कल डिफेक्टिव होता है। अगर तो जेनिटल टुबर्कल डिफेक्टिव है दैट इज एपीब्लास्ट, और उसके अंदर जो एपीब्लास्ट जो सॉरी एपिस्पार्डियास होता है वो जेनिटल टुबर्कल की एब्नॉर्मलिटी की वजह से होता है और इसमें एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होता है। और जो हाइपोस्पार्डियास होता है उसमें डिफेक्टिव यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं और इंग्वानल हर्निया क्रिप्टोऑर्गाइडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। फीटल पीरियड 9th वीक से स्टार्ट होता है। और मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो रेमनेंट होती है डक्टस डेफरेंस, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है ना वो रेमनेंट बनाती है डक्टस डेफरेंस, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक्ट ने डक्टस डेफरेंस बनाना होता है, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो डक्टस डेफरेंस बनाती है। और जो बायकॉर्नेट यूट्रस होता है ना वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होता है। बायकॉर्नेट यूट्रस जो होता है वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होता है। उसके बाद जो लिवर होता है ना वो वेंट्रल फोर गट से डिराइव्ड होता है। अब जो 3 तरह से हमारी गट्स होती हैं, फोर गट होती है, मिड गट होती है, हाइंड गट होती है। अब जो फोर गट होती है ना उसमें फेरिंग्स आता है, ठीक, इसको से वेगस नर्व सप्लाई करती है। लोअर इसोफेगस आता है और साथ हमारे लोअर इसोफेगस फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस आ जाएगा और प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, लिवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये सारे के सारे हमारे वेंट्रल फोर गट से या फोर गट से डिराइव होते हैं। जो मिड गट से डिराइव होती है, मिड गट हमारी ड्यूडेनम से लेके प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन तक जाती है। और जो लास्ट 1/3 ट्रांसवर्स कोलॉन का होता है एनल कैनाल के प्रोपोर्शन तक, दैट इज हाइंड गट। उसके बाद दिया हुआ है कि जो प्रोफेज के जो डिप्लोटिन स्टेज होती है उसके अंदर जो है वो सेल्स अरेस्ट करते हैं। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है वो फर्स्ट ब्रेकल क्लेफ्ट से या फर्स्ट ब्रेकल पाउच से डिराइव्ड होता है। क्लेफ्ट पैलेट में जो है पैलेटाइन शेल्स की जो है वो एब्नॉर्मेलिटी होती है। अब क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होगा, जो पैलेट की शेल्स हैं वो आपस में नहीं फ्यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो गया। जो क्लेफ्ट लिप होता है ना उसमें जो नेजल आपके प्रोसेसेस होते हैं, 2 मीडियन नेजल प्रोसेस आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं जिसकी वजह से मिड लाइन क्लेफ्ट लिप होता है। और अगर यूनिलैटरल एक साइड पे होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो नेजल प्रोसेस था वो मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ फ्यूज़ नहीं किया है जिसकी वजह से यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप डेवलप हो गया है। जो पेटेंट ल्यूमेन होता है एलेंटॉइस का, इसमें यूरेकल फिस्टूला बन जाता है। जो मोस्ट कॉमन एलेंटॉइस का जो रेमनेंट होता है ना वो हमारे पास यूरेकस होता है, ठीक है। यूरेकल सिस्ट बन जाती है और अगर ल्यूमेन उसका पेटेंट होगा तो वो फिस्टूला बन जाएगा। और अगर लोकल एरिया होगा हमारे पास, पेटेंट लोकल एरिया होगा एलेंटॉइस को, उसको यूरेकल सिस्ट कहते हैं। और पेटेंट ल्यूमेन जो होता है ना एलेंटॉइस का इंफीरियर या फिर सुपीरियर पार्ट के अंदर, इससे हमें यूरेकल साइनस बन जाता है। फीटल कंपोनेंट प्लेसेंटा का कोरियन फ्रंटोजम से आता है और जो मेटर्नल कंपोनेंट होता है वो डेसिडुआ बिजालिस से आता है, ठीक है। डेसिडुआ बिजालिस जो होता है वो मेटर्नल कंपोनेंट बनाता है प्लेसेंटा का, और जो फीटल कंपोनेंट होता है वो कोरियन फ्रंटोजम से आता है। एक्सटर्नल एयर का जो ट्रिगर्स होता है ना वो फर्स्ट आर्ट से डिराइव्ड होता है। प्राइमरियोसाइट्स की जो मियोसिस होती है ना वो इंटरट्वाइन लाइफ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। डबल यूरेटर जो होता है वो शो करता है कि आपका जो यूरेटर मतलब जो आपकी किडनी को आपके ब्लड से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर 2 यूरेटर है तो इसका मतलब है कि जो यूरेटरिक बड था वो अर्ली डिवाइड कर गया है जिसकी वजह से डबल यूरेटर हो गया है। माइलिनेशन जो होती है न्यूबॉर्न की 4th मंथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस जो होती है एक ऐसी टाइप की सेल डिवीजन है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है ऑटोसोम्स के अंदर। ऑटोसोम्स में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम मियोसिस कहते हैं। न्यूरल सेल्स माइग्रेट करते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर और वहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन बनाते हैं। जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करते हैं ना स्पम्स, वो हाइल यूरानिडेज एंजाइम से करते हैं। कोरोना रेडिएटा एक सेलुलर लेयर होती है जो कि प्राइमरियोसाइट्स के अराउंड होती है और कोरोना रेडिएटा ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो यूट्रस बनाती है और फेलोपियन ट्यूब्स बनाती है।